वो बेसिकली ये है कि जो मेरे जहन में जो बातें आती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो ये है कि सेना का जो बेसिक फॉर्मुलेशन है या सेना का एक जो नींव है वो है यूनिट, रेजिमेंटेशन और रेजिमेंटल ट्रेडिशंस। सेना का जवान या सेना, भारतीय सेना ने अपने लिए एक बहुत ऊंची स्तर का नाम पूरे वर्ल्ड में बनाया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय सेना कंप्लीटली एपॉलिटिकल है, 1, 2 ये कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन काम करती है और जो पॉलिटी है हमारी इंडिया की उसके हम अधीन काम करते हैं एंड वी आर सबऑर्डिनेट टू द पॉलिटी, follow the tenets of the constitution and we are completely apolitical. हमारे जो operations हैं, you will find that the Indian Army carries out its operation based on truth. सच्चाई के ऊपर निर्भर हैं। कोई हमारी ऐसी कार्रवाई नहीं है जहाँ की हमने ये किया है हो कि हमने पाकिस्तान का या चाइना का या किसी और मुल्क का, श्रीलंका का, किसी का, कि हमने इनका ज़मीन हड़पने की कोशिश की हो। सो द पॉइंट इज़ दैट देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिग्निटी, देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रूथ और सच्चाई हमारे ऑपरेशंस के साथ है। देयरफॉर जो भारतीय सेना है, हमारा स्तर दुनिया की फ़ौज के अंदर हमारा स्तर काफ़ी ऊंचा है। 1 जो हमारी नींव है वो इज़ बेस्ड ऑन रेजिमेंटल ट्रेडिशन, इज़ बेस्ड ऑन, अब मैं आपको बताता हूँ फॉर इंस्टेंस हमारी जो कई एक रेजिमेंट्स की मैं आपको बताता हूँ। सिख रेजिमेंट जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, हाईली डेकोरेटेड यूनिट्स रेजिमेंट हैं हमारी इंडियन आर्मी की, 1846 दे ट्रेस देयर हिस्ट्री बैक टू 1846। You look at the Gurkhas, they trace their history back to 1815. You look at the Madrasis is the oldest regiment in the Indian Army, 1758. There is a regiment from the Armored Corps called the Poona Horse, called the Fakhr-e-Hind. That traces its history back to 1817. तो आप ये देखें कि इतनी पुरानी यूनिट्स हैं, इतनी रिच हिस्ट्री है, इनकी ट्रेडिशंस हैं, तो उसके ऊपर ही हर एक जवान अपनी, जब वो ट्रेडिशन देखता है, अपनी हिस्ट्री देखता है और जब वक्त आता है सुप्रीम सैक्रिफाइस देने का, तो वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और इसको मद्देनज़र रखते हुए नाम, नमक और निशान जो हमारा बेसिक फॉर्मेट है जिसके ऊपर हम लोग जिंदा हैं, जीते हैं, मरते हैं, उसको देखते हुए वो करता है। अगर इस चीज़ को, ट्रेडिशन को, क्योंकि एक जवान एटलीस्ट 15 से 17 साल हर एक यूनिट में रहता है और जब वो 15 से 17 साल एक यूनिट में रहता है तो वो पक जाता है उस यूनिट की हिस्ट्री के अंदर। जब आप 4 साल के लिए लाएंगे और उसको बाहर ले जाएंगे तो उस पर क्या असर रहेगा, ठीक से एंट्री नहीं हो पाएगी और वो ठीक से वो जो जज्बा है वो सीख नहीं पाता है। और तो जो कॉम्बैट डेंसिटी है, जब आप लड़ाई में जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि कौन आगे जाता है? ऑफिसर्स आगे जाते हैं, लेकिन उनके साथ में कौन होता है? उनके साथ में वो जवान होते हैं जो कि कॉम्बैट में हंडे हुए होते हैं, जिनको कि तो कॉम्बैट में हंडने के लिए या कॉम्बैट में निपुण होने के लिए एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मतलब एक बारी आप लड़ाई में गए और वो निपुण हो गया, वो नहीं होता। वो 3 से 4 बारी जब कॉन्टैक्ट में जाता है तब जाके कहीं वो उसको मजबूती आती है कॉम्बैट को फेस करने के लिए। तो ये जो चीज़ है, ये जो 4 साल वाला
जो प्रपोजल है ये अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से इट विल नॉट हेल्प द इंडियन आर्मी इन रेजिमेंटल ट्रेडिशंस को बिल्ड करने में ये मदद नहीं देगा। तो इसके ऊपर बात सिंपल है, जब तक आप ये चीज़ व्यवस्थित नहीं कर देते कि 4 साल के बाद में, अब आप ये देखें कि 4 साल के अंदर आपने उसको बोला कि हम आपको रखेंगे, उसमें उसकी एक्चुअल टाइम अवेलेबल टू द यूनिट कितना है। अब आप देखें 6 महीने वो ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद में हर एक साल उसको एटलीस्ट 2 महीने उसको आप छुट्टी देंगे, उसके बाद वो कोर्सेज और ट्रेनिंग करेगा। तो तकरीबन अगर मैं ये भी कहता हूँ कंजर्वेटिवली, ये भी हम कहते हैं कि 4 साल में से 2 साल ऐसे निकाल दीजिए, तो इफेक्टिवली 18 महीने से 2 साल ही हुए जो कि वो काम करेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई। उसके बाद में आपको बताया जाता है कि आप 4 साल के बाद में आपको 11 लाख रुपए 11.71 दे के एंड वील से थैंक यू टू यू। आई एम नॉट श्योर, अब मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने मुझे क्या सिखाया? आपने मुझे हुनर सिखाया लड़ाई करने का या वेपन चलाने का, और उसके बाद में आपने मुझे छोड़ दिया ऑन माई अपने हाल पे छोड़ दिया, अपने हाल पे एक तरीके से छोड़ दिया। सरकार का तर्क ये है कि वो स्किल्ड हो जाएगा, ट्रेन नहीं, स्किल्ड और ट्रेन जरूर हो जाएगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि वो जो ट्रेनिंग है वो किसके काम आएगी? क्या उसके काम में किस चीज़ पे कोई स्किल ट्रेनिंग है क्या? अगर वो कोई स्किल ट्रेनिंग हो, आपने उसको इलेक्ट्रिशियन बना दिया, आपने उसको मैकेनिक बना दिया, आपने कुछ बना दिया ऐसे, तो तब मान भी सकते हैं। लेकिन अगर उसको सिर्फ वेपन चलाने की या लड़ाई के मैदान में वो करने की अगर उसको हम ज़्यादा देते हैं, और ज़्यादातर इन्फेंट्री में लोग जाएंगे ऐसे ही होंगे, तो उसके बाद में वो क्या करेगा? नाउ सिचुएशन ये आ गई है कि अगर आप उसकी आगे वाली अगर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें इस चीज़ को, आप ये कह दें कि आपको 4 साल के बाद में हम लैटरल एंट्री देंगे CAPF में, पुलिस में या होम गार्ड में या किसी में, सो दैट यू आर एबल BSF में, सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट एटलीस्ट अप टू 60 years, ही इज सिक्योर दैट येस ही विल बी एबल टू बी इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड टू गिव ऑफ हिज बेस्ट टू द कंट्री। अगर आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपकी ज़िंदगी सिक्योर है, तो आप अपना निछावर कर सकते हैं सब कुछ। तो बजाय इसके कि 4 साल की आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो, क्यों नहीं इंस्टीट्यूशनलाइज करती? होम मिनिस्ट्री को बोलना चाहिए कि हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं, ताकि जैसे ही वो बाहर निकले उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आप पिछले 70 साल से यही बोल रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं, आपको भी मालूम है कि MP क्या हाल हुआ था पीछे, जब आपने बोला कि वो पुलिस में उन्होंने जब एग्ज़ाम लिया तो उनके वो रद्द कर दिए या जो भी कुछ किया। पॉइंट इज़ दैट एज फार एज वी आर कंसर्न्ड यू हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट। अगर आप इसका इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें तो इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। सर, रिटायरमेंट के बाद में अभी आप चूंकि आप भी फोर्स में रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद में सैनिकों की या जवानों की क्या स्थिति अभी वर्तमान स्थिति होगी? जैसे सरकार दावा कर रही है कि रिटायरमेंट के बाद में ये लाख रुपए आ जाएंगे, तो 24 साल की उम्र में 15-20 लाख रुपए आ जाना नहीं हो जाता। 20 साल के बाद में 11.71 लाख, राइट? तो अब आप 11.71 लाख अब क्या करेंगे? आर यू गोइंग टू यूज इट? क्या आप उसको इस्तेमाल करेंगे और हुनर सीखने के लिए ताकि आपको नौकरी मिले? बट वाई शुड यू नॉट से दैट ऑल राइट, हमने आपको 4 साल आपकी सेवाएं ली हैं, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि वो आपको आगे का एक अच्छा व्यवस्थित फ्यूचर दे, जिससे कि आप अपना बेस्ट जो कंट्री को और जहाँ भी आप जाएं आप दे सकें। सो इट्स विन-विन सिचुएशन बोथ वेज, अगर आप इसको व्यवस्थित कर दें। जब तक व्यवस्थित नहीं करते हैं, आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। कहीं सरकार की पेंशन से बचने की कोई योजना? बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि दे आर लुकिंग एट द पेंशन, बट द पॉइंट इज कि जब आप पेंशन की तरफ देख रहे हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। आई मीन पॉलिटिशियंस को 4-4 पेंशंस, 5-5 पेंशंस, जितनी बार वो सदन में या
ऊंचे सदन में या लोअर सदन में आते हैं उनको पेंशन मिल जाती है, दैट्स फाइन, दैट्स अप टू द गवर्नमेंट। लेकिन जो ज़रूरी बात यह है कि पेंशन को अगर आप देखते रहेंगे तो ऐसा ना हो कि लड़ाई के मैदान में आपका कुछ ऐसा असर हो कि आपको हार का मुंह देखना पड़े, तो वो चीज़ नहीं। अभी तक तो भारतीय फौज टचवुड ने हमें नीचे नहीं दिखाया है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में मालूम नहीं है। अगर आप इसके ऊपर अड़े रहे, पैसे के ऊपर अड़े रहे, तो देन यू प्रोबेबली। सर क्या मकसद हो सकता है सरकार का इतने कम टेन्योर के लिए किसी को भर्ती सैनिकों के रूप में भर्ती करना? ये तो सिर्फ द ओनली थिंग दैट लुकिंग एट द पेंशन, द बर्डन ऑफ द पेंशन बिल, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें पेंशन बिल काफ़ी है, मगर पेंशन बिल ये डिफेंस सिविलियंस का भी है, डिफेंस वेटरन्स का भी है। तो अब फिगर्स मेरे पास नहीं हैं, लेकिन फिगर्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन द फैक्ट डज रिमेन कि ये सिर्फ एक सरकार का प्लान है कि पेंशन के ऊपर जो हमारा बर्डन है उसको कम करने के लिए, और कुछ नहीं। अभी जो ट्रेडिशनली रूप से जो रिक्रूट होते हैं उनको लेकर की पेंशन तो उनको मिलती है जी, पेंशन उनको मिलती है, और दिए हुए मिकदार से उनको जो पेंशन उनको ऑथराइज होती है वो मिलती है। लेकिन द ओनली थिंग इज कि वो सैनिक जो है 15 साल, दैट मीन्स 20 + 15 35 38 के बीच में वो रिटायर हो जाता है एज अ सैनिक, हाँ, एज अ जवान। जब वो रिटायर हो जाता है एज अ सैनिक, 17 साल उसने अपनी ज़िंदगी के बेस्ट 17 साल फौज को और अपने कंट्री को दिए हैं। तो आप ये जो ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड फोर्स है, इसको आपको लुक आफ्टर का मतलब ये होता है कि आप उसको इस्तेमाल कीजिए, उसकी जो काबिलियत है उसको इस्तेमाल कीजिए, और वो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो यू विल फाइंड कि चाहे वो कॉर्पोरेट लैटरल एंट्री हो, चाहे पुलिस फोर्सेस में लैटरल एंट्री हो, चाहे वो बीएसएफ में लैटरल एंट्री हो, लेकिन ये लैटरल एंट्री नहीं हो पा रही है टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि ये टफ वॉर्स होते हैं कि जी मैं बीएसएफ वाला हूँ तो मैं बीएसएफ वाले को ही ऊपर, आई डोंट वांट टू। मगर आप ये देखें, इट्स अ लॉस टू द एक्सचेकर एंड टू द गवर्नमेंट। आपने 17 साल उसका लुक आफ्टर किया है, और 17 साल उसने अपना बेस्ट दिया है, ट्रेंड आदमी है, डिसिप्लिन्ड आदमी है, इसको इस्तेमाल कीजिए, पर वो नहीं हो रहा है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सरकार ने वैसे भी कहा है कि जो उन्होंने बोला है कि 25%, तो उसके लिए भी बड़ा क्लियर और ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, किन 25% को हम लेंगे। उसके बाद में जो 75% बाहर जाते हैं, अगर हम आप ये 75% को आप इनको ये क्लियर कर दें या इनकी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें कि जी हम आपको पुलिस फोर्सेस या लैटरल एंट्री कहीं भी हम दिलाएंगे, तो इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। अभी देश भर में इसी मुद्दे को लेकर के हंगामे भी हो रहे हैं। बिल्कुल, ये तो इसीलिए हो रहा है ना कि क्योंकि आप यू आर नॉट क्लियर, यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट इन व्हाट यू से। जो आप कहते हैं वो कथनी और करनी में फ़र्क पड़ता है। तो आई एम सॉरी कि पिछले 70 सालों में बोलते जो ज़रूर हैं कि आपको हम लैटरल एंट्री, आपका लुक आफ्टर करेंगे आपको, एंड ये योजनाएं भी हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होती ऑन ग्राउंड। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो आपके हिसाब से जो योजना है सरकार की, जो जी हाँ, खामियाँ हैं, और अगर इन खामियों को, अगर ये एक पायलट प्रोजेक्ट ये चलाते और बेस्ड ऑन फीडबैक उस पायलट प्रोजेक्ट को फिर आगे बढ़ाते, दैट वुड हैव बीन अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स देन सेइंग कि नो वी आर गोइंग टू थ्रस्ट इट डाउन और ये काम होगा ही ऐसे। तो आप एक पायलट प्रोजेक्ट चलाते, पहले देखते फीडबैक इसका क्या है। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक होता तो प्लीज गो अहेड एंड डू इट। 4 साल भी देश आपके हिसाब से बहुत कम है, या उसमें रमता ही नहीं है? बिल्कुल, आई फील दैट इट इज़ इनएडिक्वेट, एंड जो फौज का रेजिमेंटल सिस्टम है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस।